हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 5 में आज हम ऑप्टिमल रिलायबिलिटी एलोकेशन प्रॉब्लम पढ़ेंगे। और बेटा इस प्रॉब्लम को जो आपके सिलेबस में ये मेंशन्ड है, ये यूनिट नंबर 3 में मेंशन्ड है, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये यूनिट नंबर 4 में कवर किया है। अब आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग आप ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये यूनिट 3 में मेंशन्ड है सिलेबस में, तो जब आप पढ़ें तो यूनिट 3 के हिसाब से इसको समझ लें। चलिए, ऑल्दो इससे आज तक कभी कोई एकेटीयू में क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ये क्योंकि यूनिट 3 में जो पहला का जो सेकंड पार्ट है उसमें सबसे पहला टॉपिक यही है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते, कवर करके जाएंगे और इजी टॉपिक है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले रिलायबिलिटी डिजाइन की बात करते हैं। रिलायबिलिटी डिजाइन क्या होता है और प्रॉब्लम समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, और फिर उस प्रॉब्लम को हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग से कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए देखिए, हमें क्या करना है। हमारे पास कुछ नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं, जैसे D1, D2, D3, D4। हमारे पास 4 डिवाइस हैं और इन 4 डिवाइसेस का यूज करके हमें एक सिस्टम को सेटअप करना है, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास कि ये 4 डिवाइस है, D1, D2, D3, D4 डिवाइस दी हुई है। हर डिवाइस की कॉस्ट हमारे पास है, जैसे D1 की कॉस्ट है C1, D2 की कॉस्ट है C2, D3 की कॉस्ट है C3 और D4 की कॉस्ट है C4। अब क्या होना है, देखो, अगर हमें कोई सिस्टम बनाना है तो सिस्टम में मान लो 4 कंपोनेंट्स की हमें जरूरत है। चारों में से अगर एक भी कंपोनेंट फेल हो गया तो हमारा जो सिस्टम है वो सही से नहीं चल पाएगा। तो सिस्टम को करेक्टली रन कराने के लिए हमें क्या एश्योर करना है कि हमारी चारों ये जितनी भी डिवाइसेस हैं उस सिस्टम के अंदर वो सारी सही फंक्शन करेंगे, ये हमें इंश्योर करना है। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए साथ में एक फैक्टर हमें दिया गया है, रिलायबिलिटी फैक्टर। रिलायबिलिटी मतलब R1, R2, R3, R4। R1, R2, R3, R4 जो ये दिए हुए हैं, ये हर डिवाइस के रेस्पेक्टिवली रिलायबिलिटीज दी हुई हैं, है ना, कि D1 कितनी रिलायबल है, D2 कितनी रिलायबल है, D3 कितनी रिलायबल है और D4 कितनी रिलायबल है। अब ये जो रिलायबिलिटी की वैल्यूज होंगी ये 0 से 1 के बीच में होंगी। अगर 0 होगी रिलायबिलिटी की वैल्यू मतलब बिल्कुल रिलायबल नहीं है, 1 होगी तो 100% रिलायबल है। इसके बीच में जो भी वैल्यू आएगी उतने परसेंट की पर्टिकुलर डिवाइस रिलायबल होगी। मतलब कि इसके फेल होने के चांसेस कितने कम है, कितने अच्छे चांसेस हैं कि ये करेक्टली फंक्शन करेगी, ठीक बात है। तो हम रिलायबिलिटी किसे कहते हैं, दिस R1 योर रिलायबिलिटी ऑफ एनी डिवाइस means what are the chances that that particular device works perfectly in the system। जब हम सिस्टम को सेटअप करेंगे तो वो जो डिवाइस है कितने चांसेस हैं कि वो डिवाइस जो है वो परफेक्टली चलेगी। पहले तो हमें इन चीजों को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब उसके बाद मान लीजिए मैंने अब क्या किया, हाँ, अब ये काम हो गया। अब हमें मुद्दा क्या है, हमारा हमें करना क्या है कि हमें जो हमारा टोटल सिस्टम है जिसमें हमने 4 डिवाइस मान रखी हैं, इस सिस्टम की जो एफिशिएंसी है या जो उसकी फंक्शनिंग है उसको इंश्योर करना है। फंक्शनिंग को इंश्योर करने का मतलब क्या है कि हमारा सिस्टम फेल नहीं होगा। द सिस्टम शुड नॉट फेल, चांसेस दैट डिफरेंट डिवाइसेस आर रनिंग परफेक्टली शुड बी एट इट्स मैक्सिमम। वी हैव टू develop a system with maximum reliability, है ना। मैक्सिमम रिलायबिलिटी हमें अचीव करनी है। तो मैक्सिमम रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि इसमें कौन सी अप्रोच यूज करेंगे हम, ग्रीडी अप्रोच यूज कर सकते हैं या डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोचेस यूज कर सकते हैं। तो हम इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज कर रहे हैं, है ना। क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, दिस इज अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। This problem is a maximization प्रॉब्लम, जिसमें हमें किसी भी डिवाइस को यूज करके सिस्टम की जो रिलायबिलिटी है उसको मैक्सिमाइज करना है। तो दैट मीन्स इट कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो हम इसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग की तरह सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब आपको ये ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि भाई अगर एक डिवाइस की रिलायबिलिटी कम है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं। देखो जनरली हम ऐसा करते हैं ना कि हमने कोई सिस्टम सेटअप किया है ना, और हमें पता है कि अगर उस सिस्टम में 4 चीजें हम यूज करेंगे उनमें से कोई एक फेल हो गई तो हमारा सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं, रेप्लीकेट करके रख लेते हैं कि एक से दूसरा और रख लेते हैं।
मान लो मुझे नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक अपना एक कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, लाइट चाहिए जिसको जिसमें बैठ के मैं बनाऊंगी। तो ये जो पूरा मेरा एनवायरनमेंट है, इस पूरे एनवायरनमेंट के लिए अगर लाइट नहीं आएगी तो मेरा काम नहीं हो पाएगा, मेरे पास पेपर नहीं होगा तो नोट्स नहीं बन पाएंगे, मेरा पेन खत्म हो जाएगा तो भी नोट्स नहीं बन पाएंगे, है ना। तो इसी तरह से हम ये मान के चलते हैं कि हमें कोई सिस्टम सेटअप करना है जिसमें डिफरेंट डिवाइसेस का हम यूज कर सकते हैं, और हो सकता है कि जो डिवाइसेस हैं वो एक्सपेंसिव भी हो, हर डिवाइस की अपनी एक पर्टिकुलर कॉस्ट होती है। तो आइडिया ये है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि डिवाइसेस को रेप्लिकेट करके रख लें, मतलब हम डिवाइसेस की मल्टीपल कॉपीज को रखना चाहते हैं, ताकि एक कॉपी अगर फेल हो जाए तो हम दूसरी कॉपी को यूज कर सकें। क्यों? क्योंकि हमें जो सिस्टम की रिलायबिलिटी है उसको मैक्सिमाइज रखना है ना, अपने सिस्टम को हमें खराब नहीं होने देना है। तो अब इस चीज के लिए पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं और फिर कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। तो देखो बेटा, मान लीजिए कि चारों डिवाइसेस की जो डिवाइस थी, अगर मैं कहूं ये एक डिवाइस है, इस डिवाइस की सही काम करने की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर मैं मान के चलूं सपोज फॉर D1, डिवाइस 1 की मैं बात कर रही हूं, इसकी जो रिलायबिलिटी है R1 इज इक्वल टू 0.9। मैं ये मान के चल रही हूं कि ये जो R1 की वैल्यू है, ये वैल्यू है 0.9। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो डिवाइस है D1 ये करेक्टली काम करेगी, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी देर गारंटी है, 90% केसेस में ये सही काम करेगी, तो 90% ये रिलायबल है। ठीक बात है, कितनी रिलायबल है, 90%। अगर मैं कहूं कि ये चारों डिवाइसेस की जो रिलायबिलिटी है ये 0.9% ही है, इसकी भी 0.9 है, इसकी भी 0.9 है, इसकी भी 0.9 है, तो और इसकी भी 0.9 है, तो फिर उस केस में क्या होगा, जो टोटल रिलायबिलिटी सिस्टम की आएगी वो कैसे निकलेगी। अगर मैं कहूं कि इनकी टोटल रिलायबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकलेगी, टोटल सिस्टम रिलायबिलिटी, तो सिस्टम की जो रिलायबिलिटी है वो आएगी पाई ऑफ आर आई, पाई ऑफ आर आई मतलब मल्टीप्लाइंग ऑल द रिलायबिलिटीज टुगेदर। जैसे अगर मैं R1 की भी यही मानू, R2 की भी मैंने 0.9 मान ली, R3 की भी मैंने यहां पर लिख लेती हूं, ये जो वैल्यू है ये भी 0.9 है, ये भी 0.9 है, ये भी 0.9 है और ये भी 0.9 है। चार डिवाइसेस हैं, चारों की 0.9 रिलायबिलिटी है, तो अलग अलग तो 0.9 रिलायबिलिटी इनकी है, लेकिन अगर मैं इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो सिस्टम की रिलायबिलिटी कितनी आएगी, कितनी बनेगी, इज इक्वल टू 0.9 रेज टू द पावर 4, है ना। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है देख लेते हैं, दिस इज 0.9 raised to the power 4, that is equal to 0.6561. It happens to be 0.6561. That means the system is 65% reliable. The system is 65% रिलायबल। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ये सिस्टम है इसकी रिलायबिलिटी 65% है, तो दैट मीन्स हाउ मेनी चांसेस आर देयर, 35% चांसेस आर देयर दैट सिस्टम विल फेल। ये चीज आप लिख सकते हैं, है ना। तो वर्किंग प्रॉफिट जो क्या मतलब हुआ इस केस में, क्या हुआ, रिलायबिलिटी ऑफ वर्किंग परफेक्टली, अगर परफेक्टली हमारा सिस्टम काम करेगा तो उसकी रिलायबिलिटी है 65%, और रिमेनिंग क्या हुआ, रिलायबिलिटी या चांसेस दैट सिस्टम में फेल, वो कितने हैं हमारे 35%, ये चांसेस हमारे पास है। तो हमारा जो मुद्दा है वो क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें तो भाई ये जो रिलायबिलिटी है इसको मैक्सिमाइज करना है, ताकि जो सिस्टम के फेलियर के चांसेस हैं वो रिड्यूस हो सके, हमें रिलायबिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। ये मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई। इंडिविजुअली हर डिवाइस की रिलायबिलिटी 0.9 थी, लेकिन फिर भी जब वो एक साथ मिलकर काम करेंगी तो पूरे सिस्टम की रिलायबिलिटी जो होगी वो सिर्फ 65% ही रही। तो अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम ये कह रहे हैं कि हम हर डिवाइस की मल्टीपल कॉपीज रखेंगे, है ना। तो हमने अभी ये मान के चल लिया कि हर डिवाइस की हमारे पास मल्टीपल कॉपीज हैं, और मल्टीपल कॉपीज के केस में देखिए ये चीज मैंने अभी अभी आपको कैलकुलेट करके ऑलरेडी दिखा दी, तो इसे लिख देते हैं।
सपोज रिलायबिलिटी ऑफ ईच डिवाइस जो है वो इतनी है, दीज आर वैल्यूज, है ना। तो रिलायबिलिटी ऑफ ईच डिवाइस है 0.9, तो एंटायर सिस्टम की जो रिलायबिलिटी होगी वो कितनी आएगी आपकी, पाई ऑफ आर आई, दैट इज 0.9 रेज टू द पावर 4, उसकी वैल्यू आई थी हमारी 0.6561, दैट मीन्स 65%। ये जो बात अभी हमने कही थी ये यही चीज है, ठीक बात है। तो अब हमने क्या किया, हम ये कह रहे हैं कि क्यों ना हम डिवाइसेस की कॉपीज को पैरेलल में रख लें, हम मल्टीपल डिवाइसेस की कॉपीज रखें, अगर एक फेल हो तो दूसरी डिवाइस जो कॉपी होगी वो हमारा काम कर देगी। तो देखते हैं क्या इससे कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है, चलिए अब देख लेते हैं। देखिए अब तो हमने क्या किया, अपनी प्रॉब्लम को हमने स्टेजेस में डिवाइड कर दिया, हर स्टेज में हम डिवाइस की कॉपीज की बात कर रहे हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4, 4 स्टेजेस हमने बना ली क्योंकि हमारे पास टोटल 4 डिवाइसेस हैं, है ना। हर स्टेज में हम अलग अलग डिवाइस की बात कर रहे हैं, स्टेज में D1, इसमें D2, इसमें D3 और इसमें D4, कलेक्टिवली हम एक एक करके अपना डिसीजन लेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर हमने पैरेलल में डिवाइसेस लगाई हैं तो क्या सिस्टम की जो रिलायबिलिटी है वो कुछ इंप्रूव हुई, कैसे निकालते हैं। अगर मेरे पास डिवाइस की 3 कॉपी हैं तो रिलायबिलिटी कितनी होगी ओवरऑल, जो इन तीनों कॉपीज को लेने पर इस स्टेज की जो रिलायबिलिटी है वो कितनी बनेगी, है ना। मैं सिर्फ D1 डिवाइस को अगर मैं कंसिडर करूं तो रिलायबिलिटी ऑफ ईच डिवाइस, सपोज मैंने माना 0.9, मैंने ये मान लिया कि हर एक डिवाइस की जो रिलायबिलिटी है वो 0.9 है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वर्किंग गुड, रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि जो डिवाइस आपने ली वो सही चलेगी, है ना। नॉट वर्किंग गुड या फेल, नॉट वर्किंग गुड को क्या लिख सकते हैं, फेल, इट विल फेल, तो उसकी रिलायबिलिटी कितनी होगी 1 माइनस 0.9। भाई अगर ये प्रोबेबिलिटी है कि वो सही चलेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है उसकी रिलायबिलिटी 0.9, तो फेल होने की कितनी होगी 1 माइनस 0.9, है ना। और अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी फॉर ऑल 3 कॉपीज हैव बीन फेल्ड, भाई 3 कॉपी है, तीनों के फेल, एक के फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है इतनी, तीनों के फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 माइनस 0.9 होल क्यूब, है ना, इसकी 3 पावर 3, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक की मल्टीप्लाइड बाय दूसरे की मल्टीप्लाइड बाय तीसरे की, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 3 कॉपीज हैं डिवाइस की और तीनों फेल हो जाएंगी, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई, है ना। और अब इसका क्या मतलब हुआ, ये चलो इसको कैलकुलेट करो, क्या वैल्यू आई इसकी 1 माइनस ये क्या है 0.1, 0.1 का होल क्यूब, क्या वैल्यू आई 0.001, ये 0.001 वैल्यू आई, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिलायबिलिटी of 3 copies, या ब्रैकेट में कह सकते हैं हम कि 3 copies will work for correct functioning, सही काम करेंगी, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है। अगर 3 कॉपीज के फेल होने की रिलायबिलिटी इतनी है, तीनों कॉपीज के फेल होने की रिलायबिलिटी इतनी है, तो सही काम करने की रिलायबिलिटी कितनी होगी 1 माइनस 0.001, इसे 1 में से माइनस कर दो, है ना। फिर से देखो भाई, एक डिवाइस के सही काम करने की रिलायबिलिटी है 0.9, तो वो डिवाइस फेल हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस 0.9, तीनों डिवाइस फेल हो जाएंगी, इनकी प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस 0.9 का होल क्यूब फॉर 3 डिवाइसेस, है ना। नंबर ऑफ डिवाइसेस, दिस इज द नंबर ऑफ डिवाइसेस, तो ये क्या है 0.1 का होल क्यूब, दैट इज 0.001, प्लेन मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो फिर यहां पर ये काम कर लिया आपने। अब तीनों डिवाइस फेल हो जाएं, उनकी इतने चांसेस हैं, तो तीनों डिवाइसेस के सही काम करने के चांसेस कितने हैं इतने, इसका मतलब ये फाइनल रिलायबिलिटी आई, अगर 3 कॉपीज हमारे पास हैं, है ना। अगर हमने 3 कॉपीज ली तो ये हमारी रिलायबिलिटी है, और ये कितनी है रिलायबिलिटी 1 में से अगर मैं 0.001 माइनस करूं तो क्या आएगा ये 99.9%, कितना है ये 0.999, ये वैल्यू आ गई मेरी, है ना, ये रिलायबिलिटी है। इसका मतलब तो सिस्टम क्या हुआ 99% रिलायबल सिस्टम, जो सिस्टम है मेरा वो अब 99% रिलायबल है। अब देखना, इसका मतलब डिवाइस स्टेज 1 की जो मेरी प्रोबेबिलिटी थी, स्टेज 1 मतलब डिवाइस 1 की 3 कॉपीज अगर मैंने इंक्लूड की तो मेरी रिलायबिलिटी कितनी हो गई 99%, जबकि एक सिंगल कॉपी अगर हम स्टेज 1 की यूज कर रहे थे, डिवाइस 1 की यूज कर रहे थे, तो परसेंटेज कितनी परसेंट थी 0.9%,
0.9, इसका मतलब 90%। तो 90% से 99% वो 99.9% वो चेंज हो गया, है ना। 99.9% रिलायबिलिटी बन गई, जबकि इससे पहले कितनी थी, 90% रिलायबिलिटी थी। तो इसका क्या मतलब हो, यहां से क्या समझ में आ रहा है कि मल्टीपल कॉपीज रखने पर सिस्टम की जो रिलायबिलिटी थी वो इंक्रीज हो सकती है। अब ऐसे ही स्टेज 2 में, स्टेज 3 में, स्टेज 4 में हम ये काम कर सकते हैं। तो पहले तो हमें ये समझना था इस तरह हम रिलायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। अब यहां से एक जनरल फॉर्मूला मैं लिख रही हूं, यहां से जो समझ में आता होगा वो जनरल फॉर्मूला जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहां पर काम आएगा, है ना। तो अगर मैं बात कहूं कि फॉर, जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं, जनरल फॉर्मूला फॉर रिलायबिलिटी कैलकुलेशन। जनरल फॉर्मूला फॉर रिलायबिलिटी कैलकुलेशन इज इक्वल टू रिलायबिलिटी एट, अगर मैं कहूं कि किसी ith किसी डिवाइस की रिलायबिलिटी अगर मैं निकालूं तो क्या आएगी, 1 माइनस आर ऑफ आई का होल क्यूब की जगह रख देते हैं नंबर ऑफ डिवाइसेस। ये उसकी टोटल रिलायबिलिटी निकल के आएगी। क्या है यहां पर, n क्या है आपका, n इज द टोटल copies of the considered group, total copies considered for a particular device i। किसी ith डिवाइस की अगर मैं टोटल n कॉपीज को कंसिडर करूं तो जो टोटल रिलायबिलिटी आएगी उस पर्टिकुलर 3 कॉपीज की, n कॉपीज की को इंक्लूड करने पर डिवाइस की जो रिलायबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी, इतनी आएगी। इस फॉर्मूले से हम उस रिलायबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे। अगर रिलायबिलिटी गिवन है किसी डिवाइस की, हमने उसकी n कॉपीज इंक्लूड की, तो ये उसकी टोटल रिलायबिलिटी निकल के आएगी। देखिए फिर से देखिए, यहां पर हमने क्या किया, ये रिलायबिलिटी गिवन थी, है ना। क्या बना था, n कॉपीज मतलब 3 कॉपीज अगर मैंने इंक्लूड की, ये हमने ये कंप्यूट किया, ठीक बात है, और फिर जो भी वैल्यू आई उसे 1 में से माइनस कर दिया। तो बस इस तरह ये जनरल फॉर्मूला, जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर 2 कॉपी इंक्लूड करनी है डिवाइस की तो यहाँ इनकी जगह 2 रख देंगे, 3 कॉपीज इंक्लूड करनी है तो यहाँ 3 रख देंगे, 4 कॉपीज इंक्लूड करनी है तो 4 रख देंगे, ठीक बात है। तो इस फॉर्मूले से हम एक पर्टिकुलर स्टेज में डिवाइस की नंबर ऑफ कॉपीज के ऊपर डिपेंडेंट टोटल रिलायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। ये आप लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टाइम एंड अगेन बार बार यूज करेंगे हम, ठीक बात है बेटा। अब देखिए ये बात तो हमें समझ में आ गई कि अगर हम डिवाइसेस, नंबर ऑफ डिवाइसेस को रेप्लिकेट करते हैं तो जो हमारी ओवरऑल रिलायबिलिटी है वो इंप्रूव हो सकती है ना। तो अब इस चीज को हम सॉल्व करेंगे, एक प्रॉब्लम को लेते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं, एक प्रॉब्लम लेंगे एज एग्जांपल, और फिर इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग से, ठीक बात है। अब देखिए टेबल गिवन है, क्या, वी हैव सी कॉस्ट इन हैंड। सी कॉस्ट इन हैंड मतलब यहां पर टोटल कॉस्ट लिखी नहीं है, चलो मैं लिख देती हूं। सपोज हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है उसकी वैल्यू है 105, ये टोटल कॉस्ट है हमारे पास सिस्टम की, ये प्रोवाइडेड है। टोटल कॉस्ट ऑफ द सिस्टम इज 105, मतलब $105 है मेरे पास, ठीक है। वी हैव सी कॉस्ट इन हैंड एंड वी नीड टू सेट अप अ सिस्टम एंड बाय डिवाइसेस। हाउ मेनी copies of each device I should buy within that cost such that the total reliability of the system is maximized। मतलब क्या हो गया कि भाई मेरे पास कुछ 3 डिवाइसेस हैं, देखो दिख रही है मुझे, ये डिवाइस है D1, ये है D2 और ये है डिवाइस D3। ये 3 डिवाइसेस है मेरे पास, D1, D2, D3। इन तीनों डिवाइसेस की कॉस्ट दी हुई है मुझे और तीनों की रिलायबिलिटी भी दी हुई है। अब मुझे कहा गया है कि मेरे पास टोटल $105 हैं, इन तीनों डिवाइसेस से मिलके मुझे एक सिस्टम सेटअप करना है। अब हर डिवाइस की मैं कितनी कॉपीज लूं कि 105 या उसके अंदर अंदर मेरा काम हो जाए और जो सिस्टम की ओवरऑल रिलायबिलिटी है वो मैक्सिमाइज हो जाए, ये काम मुझे करना है। ये 3 चीजें मुझे प्रोवाइडेड हैं, ये सबसे पहले हम कंप्यूट करेंगे, इसे कहते हैं अपर बाउंड। अभी मैं बताऊंगी ये अपर बाउंड कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है बेटा। सबसे पहले तो इतनी बात समझो,
अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहां पर पूछूं, अगर हम कोई कैलकुलेशन ना करें तो इस सिस्टम की हर डिवाइस की अगर एक एक कॉपी मेरे पास है तो इस सिस्टम की रिलायबिलिटी कितनी है? टोटल रिलायबिलिटी निकाल लो जरा। टोटल रिलायबिलिटी कितनी आ गई? टोटल रिलायबिलिटी इज इक्वल टू पाई ऑफ आर आई। ये बात हमने अभी डिस्कस की थी, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द रिलायबिलिटीज, है ना। तो क्या है ये? दिस इज 0.9 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.5। तो टोटल रिलायबिलिटी कितनी आई सिस्टम की? दिस इज 0.9 इंटू 0.8 इंटू 0.5, 36%। तो इसका मतलब जो आप ये आई 0.36, द रिलायबिलिटी इज 0.36। so that means the system is only 30% reliable, 36% रिलायबल। देखो कितनी कम है इस पर्टिकुलर सिस्टम की रिलायबिलिटी, ओवरऑल रिलायबिलिटी। तो हमें क्या करना है? मल्टीपल कॉपीज इस तरह से असाइन करनी है कि ये जो 105 है इसके अंदर अंदर हमारी टोटल कॉस्टिंग आए और हम ऑप्टिमली इन डिवाइसेस को यूटिलाइज कर लें और इनकी कॉपीज भी होल्ड कर पाए। ये हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है बेटा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलो देखो, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये अपर बाउंड का मतलब क्या है कि हर डिवाइस की मैक्सिमम इन $105 में, इन $105 में एक डिवाइस की मैक्सिमम कितनी कॉपी हम यहां पर रख सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात है, हम बाकी डिवाइस की बात नहीं कर रहे, एक पर्टिकुलर डिवाइस की मैक्सिमम कितनी कॉपीज इसमें आ सकती हैं, उसे इसका अपर बाउंड कहते हैं। मतलब उससे ज्यादा कॉपीज हम इसकी इंक्लूड नहीं कर सकते, वो हमें सबसे पहले यहां पर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। उसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए। तो हमें क्या करना है, सीधी हमें सबसे पहले क्या करना है, एक सिस्टम सेटअप करना है ना। पूरा सिस्टम सेटअप करना है। सिस्टम को सेटअप करने के लिए हमारे पास 3 डिवाइसेस हैं, तो तीनों डिवाइसेस मुझे इंक्लूड करनी पड़ेंगी। जो तीनों डिवाइसेस हैं वो तीनों मुझे इंक्लूड करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेटअप करने के लिए सिस्टम के ये एक एक कॉपी तो तीनों की मुझे इंक्लूड करनी है। तो मिनिमम कॉस्ट जो मेरी जाएगी वो कितनी जाएगी? 30 + 15 + 20, है ना। कितनी जाएगी? 30, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, 30 प्लस, और दूसरा कितना है? 15 + 20, 15 + 20 कितना हो गया? ये हो गया आपका 65। देखो 65 ही हो गया। 30 + 15 45 + 20 65, ठीक बात है। तो इसका मतलब 100, ये क्या है? समेशन ऑफ सीआई। समेशन ऑफ सीआई का मतलब क्या हुआ कि टोटल कॉस्ट, एटलीस्ट एक एक डिवाइस लिखा होगा यहां पर, एटलीस्ट 1 कॉपी ऑफ ईच डिवाइस इज टू बी इंक्लूडेड, है ना। सबसे पहले तो एक एक कॉपी के लिए, फॉर 1 कॉपी ऑफ D1, 1 कॉपी ऑफ D2, 1 कॉपी ऑफ D3 कितनी कॉस्ट आएगी? $65। तो हमारी एक एक डिवाइस के लिए आ गए। अब जो बचा हुआ अमाउंट है, वो बचा हुआ अमाउंट हमें बाकी जो डिवाइसेस है उनकी कॉपी पे स्पेंड करना है। अब हमें सोचना है किसकी कितनी कॉपी हमें इंक्लूड करनी है। तो बताओ, द रिमेनिंग अमाउंट वी कैन स्पेंड ऑन बाइंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ अदर डिवाइसेस, है ना। रिमेनिंग अमाउंट कैसे निकालेंगे? ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, हम डायरेक्टली भी कर सकते थे इस चीज को। कैसे आएगा? टोटल कॉस्ट में से ये सिंगल सिंगल डिवाइसेस की जो टोटल कॉस्ट बनी $65, तो मुझे एक एक कॉपी के लिए स्पेंड करने ही करने हैं। तो रिमेनिंग अमाउंट मेरा कितना बचा भाई? टोटल कॉस्ट कितनी थी? 105 माइनस ये कितना आया मेरा? 65। तो कितना बचा मेरा? $40। अगर मैं कहूं कि $40 मेरे पास रिमेनिंग है और इन $40 में अब मुझे डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को परचेज करना है कि बताइए किसकी मैं कितनी कॉपी रख लूं, है ना। अब ये देखिए इतना अमाउंट मेरे पास बचा। तो अगला काम मेरा क्या है? अब देख, इन दीज $40 वी विल कैलकुलेट हाउ मेनी कॉपीज ऑफ, ये मैंने आपके नोट्स के लिए यहां पर डाला हुआ है, हाउ मेनी कॉपीज ऑफ ईच डिवाइस वी कैन बाय ऑफ ऑल द $40 आर स्पेंड ऑन 1 डिवाइस ओनली। कैसे कैसे मतलब क्या मतलब हुआ? अगर मैं डिवाइस 1 की कॉपीज को परचेज करना चाहूं तो टोटल कितनी कॉपीज मेरी परचेज हो जाएंगी? $40 में कितनी कॉपी? एक कॉपी की जो प्राइस थी, वो कॉस्ट थी, वो थी 30। तो 40 में से 30 की एक डिवाइस है ना। तो मैं इसकी फ्लोर वैल्यू ले लूं, क्यों? ये तो इंटीजर है भाई, इंटीजर डिवीजन होगा 40 में को आप डिवाइस को आधी तो ली नहीं जाएगी, इनडिविजिबल है ना। नॉन डिविजिबल डिवाइसेस हैं, या तो पूरी इंक्लूड होंगी या बिल्कुल नहीं होंगी। तो $40 मेरे पास है,
अगर D1 $30 की आती है तो बस मैं एक ही डिवाइस खरीद पाऊंगी एक्स्ट्रा। ठीक बात है, इतनी बात समझ में आ गई मुझे। अब अगर मैं D1 को ना परचेज करूं, D2 को परचेज करूं, तो D2 में 40 मेरे पास अवेलेबल अमाउंट है और D2 कितने की है, 15 की है ना। तो ये इसकी मैक्सिमम 2 हम परचेज कर पाएंगे $40 में। ठीक बात है। अब D3 की बात कर लेते हैं। मैं फ्लोर वैल्यू यहां लिख रही हूं ताकि इंटीजर से सीधा सीधा समझ में आ जाए। D3 परचेज करनी है, कितनी कॉपी ले लें D3 की, एक D3 कितने की है, ₹20 की, ये $20 की, $20 की है, तो इसकी भी 2 ही कॉपीज हम ले सकते हैं, है ना। ये हमने यहां पर अभी फिलहाल कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे ये बताओ कि अब ये कौन सी कॉस्ट है, एक कॉपी हम ले सकते हैं, लेकिन एक कॉपी तो हम पहले इंक्लूड कर चुके भाई। रिमेनिंग $40 में से $30 की एक और कॉपी हम ले सकते हैं, तो इसका मतलब एक कॉपी तो हम यहां परचेज कर सकते हैं और एक कॉपी हम पहले परचेज कर चुके, क्योंकि मिनिमम एक डिवाइस हम इंक्लूड कर चुके। इसका मतलब मैक्सिमम कितनी डिवाइस 1 कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। एक तो हम कर चुके और एक रिमेनिंग $40 में हम एक और ले सकते हैं मैक्सिमम। ऐसे ही डिवाइस D2 के लिए, अब $40 को अगर मैं पूरा का पूरा D2 पे कंज्यूम कर दूं तो 2 डिवाइस इसकी मैक्सिमम हम खरीद सकते हैं और एक हम पहले ले चुके हैं, तो इसका मतलब मैक्सिमम 3 डिवाइसेस जो हैं वो D1 D2 की ऐड हो सकती है। D2 की 3 कॉपीज हम ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम। ऐसे ही D3 की भी हम 3 ही कॉपीज मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं। भाई एक कॉपी तो हमने शुरू में इंक्लूड कर ली और रिमेनिंग अमाउंट से मैक्सिमम हम 2 परचेज कर सकते हैं, तो टोटल 3 कॉपी D3 की हो सकती है, टोटल 3 कॉपी D2 की हो सकती है और टोटल 2 कॉपीज D1 की हो सकती है। अब इनके बीच में हमें आइडेंटिफाई करना है कि किसकी कितनी लें कि रिलायबिलिटी जो हो वो हमारी मैक्सिमाइज हो जाए। इसे कहते हैं अपर बाउंड। दीज आर कॉल्ड एज अपर बाउंड। दीज आर अपर बाउंड्स। ठीक है। अब ये अपर बाउंड निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला जो हमने यहां लिखा उसी का फॉर्मूला यहां पे हमने जनरेट कर रखा है। ये क्या है, C ऑफ C माइनस, ये क्या है, रिमेनिंग अमाउंट, और ये क्या है, उस पर्टिकुलर डिवाइस की कॉस्ट। रिमेनिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट। देखो क्या लिखा है, कितना अमाउंट बचा उसको डिवाइस की कॉस्ट से डिवाइड करो, फ्लोर वैल्यू निकालो और उसमें एक जोड़ दो, क्योंकि 1 डिवाइस तो एटलीस्ट हमें इंक्लूड करनी ही करनी है ना। बस इससे उस पर्टिकुलर डिवाइस का अपर बाउंड निकल जाएगा। तो हमने डिवाइसेस के अपर बाउंड कैलकुलेट कर लिए। D1 का अपर बाउंड है 2, D2 का 3 और D3 का भी 3। सबसे पहले हमने अपर बाउंड कैलकुलेट किए। तो देखिए बेटा, यहां पर ये टेबल है जो मैंने टेबल पहले से लिखी हुई है। दिस इज D1 एंड दिस इज D2। अब यहां लिख लेते हैं D2, दिस इज D1 एंड दिस इज D3। ये 3 डिवाइसेस हमारे पास हैं, ठीक है। और इनके अपर बाउंड हमने अभी क्या कैलकुलेट किए हैं वो लिख लेते हैं। इसका अपर बाउंड था 2, इसका अपर बाउंड था 3 और इसका भी था। मतलब जब हम कंसिडर करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो इसकी मैक्सिमम 2 कॉपीज के लिए करेंगे, इसकी मैक्सिमम 3 और इसकी मैक्सिमम 3 कॉपीज के लिए हम काम करेंगे। ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं सॉल्व, इसमें हम एक ऑर्डर पेयर लेते हैं, है ना। वी स्टार्ट, राइट डाउन, वी स्टार्ट with with a set of ordered pair। ठीक है। और वो सेट क्या होता है हमारा, R, C। एक सेट हम लेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, R होगा और C होगी, ये ऑर्डर पेयर होगा। ठीक। इस ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होगा, रिलायबिलिटी एंड दिस इज कॉस्ट। ठीक है, कितनी कॉस्ट आई और कितनी रिलायबिलिटी है, ये ऑर्डर पेयर होगा। दिस इज रिलायबिलिटी एंड दिस इज कॉस्ट। रिलायबिलिटी और कॉस्ट का ऑर्डर पेयर हम यूज करेंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले जो इनिशियल, हम जैसे हर बार हर प्रॉब्लम में हम इनिशियलाइज करते हैं, तो यहां पर इनिशियलाइज करने के लिए हम लिखेंगे S0 इज इक्वल टू, जो हमने ऑर्डर पेयर लिया उस ऑर्डर पेयर की वैल्यू है 0, ये इस तरह से मान लो S0 1, 0। अब ये 1, 0 मैंने क्यों लिया, देखिए S0 का मतलब क्या है, चलो साथ के साथ लिखो। इसका मतलब नो डिवाइस इज कंसिडर्ड। 0 मीन्स
नो डिवाइस इज इंक्लूडेड, कोई भी डिवाइस इंक्लूड अभी हमने नहीं की, किसी के ऊपर हमने कोई खर्चा नहीं किया। तो इसका मतलब सिस्टम इज 100% रिलायबल। भाई हमने जब सिस्टम डेवलप ही नहीं किया तो रिलायबिलिटी जो है वो हमारी 1 है, 100% है ना। और अभी तक देर इज नो कॉस्ट इंक्लूडेड, नो कॉस्ट इंक्लूडेड, अभी तक कोई भी कॉस्ट हमारी इंक्लूड नहीं हुई है ना। टोटल जो कॉस्ट है हमारे पास अवेलेबल, जो टोटल कॉस्ट है उसकी वैल्यू क्या आती है हमारी 105। इससे ज्यादा कॉस्ट हमारी नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर अंदर हमें कॉपीज को सर्च करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ऑर्डर पेयर यूज करेंगे, पहला रिलायबिलिटी होल्ड करेगा और जो दूसरा होगा वो कॉस्ट होल्ड करेगा। इनिशियली हमने रिलायबिलिटी को 100% मान के चला है। हम क्या मान के चल रहे हैं कि जब तक हम सिस्टम नहीं बनाते हम ये मान के चलेंगे कि जो सिस्टम है वो 100% रिलायबल है। फिर देखेंगे कि एक एक करके जो रिलायबिलिटीज हमें दी हुई है उसके हिसाब से हम हर डिवाइस की कितनी कॉपीज बना सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम डिवाइस 1 की बात करेंगे, ठीक बात है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर डिवाइस 1। देखिए फॉर D1, ये इंपॉर्टेंट है, किस तरह से कंप्यूट होगा इसको ध्यान से देखना है, कैसे हम काम कर रहे हैं, ठीक है बेटा। फर्स्ट डिवाइस के लिए बात कर रहे हैं। फर्स्ट डिवाइस के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, S1, ठीक है। 1 क्या है ये, S1 मतलब फॉर फर्स्ट डिवाइस, दिस इज फॉर, क्यों लिखा ये मैंने ये भी देख लें साथ साथ, दिस इज फॉर फर्स्ट डिवाइस। फर्स्ट डिवाइस के लिए मैंने लिखा, तो मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ डिवाइसेस, कितनी नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं, ठीक है। विच डिवाइस इज इंक्लूडेड या नंबर ऑफ डिवाइस, ठीक। फर्स्ट डिवाइस की बात कर रहे हैं एंड दिस इज द नंबर ऑफ कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज, ठीक बात है। इस तरह से हम अब जो सेट होगा उसके ऑर्डर पेयर को लिखेंगे। मुझे लगता है ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए मैं इधर से लिख देती हूँ इसको, देखिए, रुकिए बेटा 1 मिनट, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। तो ये है हमारा S11, ठीक है। और ये है, दिस इज डिवाइस नंबर, ठीक है। और ये नंबर ऑफ कॉपीज, उस डिवाइस की कितनी कॉपीज हैं, ठीक बात है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, S11। अब जब भी हम किसी डिवाइस के लिए ये ऑर्डर पेयर, ये सेट कैलकुलेट करेंगे, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हम उससे प्रीवियस वाले सेट को कंसिडर करेंगे। और प्रीवियस सेट को कंसिडर करने के टाइम पर उसमें जो ऑर्डर पेयर दिया हुआ है उस ऑर्डर पेयर को हमें यूज करना है। कैसे, रिलायबिलिटी को रिलायबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस्ट में कॉस्ट को ऐड करेंगे। मतलब रिलायबिलिटी नए सेट को कैलकुलेट करने के लिए जो ऑर्डर पेयर हमें मिलेगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी रिलायबिलिटी से इस वन डिवाइस की रिलायबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस्ट को ऐड करेंगे। चलिए एक बार देखते हैं कैसे होता है, फिर उसके बाद आपको ये सीधा समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे। देखिए S1 की रिलायबिलिटी कितनी है, डिवाइस 1 की जो रिलायबिलिटी है वो कितनी है, 0.9 है ना। 0.9 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसकी रिलायबिलिटी को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या किया मैंने, 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 1, रिलायबिलिटी को मैंने मल्टीप्लाई किया और साथ में जो एक कॉपी की कॉस्ट कितनी है 30, कॉस्ट में मैंने ऐड कर दिया। इस तरह से हम ऑर्डर पेयर को कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से देखो क्या किया मैंने, डिवाइस की जो रिलायबिलिटी है वो ली वहां से 0.9, D1 की रिलायबिलिटी 0.9, इसका मतलब एक कॉपी की रिलायबिलिटी है वो, है ना। तो मैंने एक ही कॉपी कंसिडर की, रिलायबिलिटी कितनी है 0.9। पहले अगर मैंने कोई डिवाइस कंसिडर नहीं की तो रिलायबिलिटी कितनी थी 1, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ओवरऑल रिलायबिलिटी देख रहे हैं ना, मल्टीप्लीकेशन करके निकलेगी, मल्टीप्लाई कर दिया और कॉस्ट जो थी उसमें ऐड कर दी, कॉस्ट की इतनी कॉस्ट हमने यूज कर ली। तो इसकी वैल्यू देखो क्या निकल के आई, ये क्या है 0.9, ये तो 0.9 ही है ना। और जो कॉस्ट हो गई वो हो गई हमारी 30। तो ये ऑर्डर पेयर हमारा एक बन गया जब हम डिवाइस 1 की एक कॉपी को कंसिडर कर रहे हैं। अब अगला हम क्या करेंगे, अब हमने क्या देखना है,
कि यहां देखो हमने अपर बाउंड कैलकुलेट कर रखा है। अपर बाउंड क्या कह रहा है कि एक D1 जो है इसकी मैक्सिमम 2 कॉपी हम ले सकते हैं। तो अगला हम क्या लिखेंगे, अगर हम डिवाइस D1 की 2 कॉपी इंक्लूड करें तो उसके लिए अगला सेट क्या डिस्कस होगा, डिवाइस 1 की 2 कॉपी अगर हम कंसिडर करें तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, यहां डिवाइस नंबर 1 ही लिखेंगे, इसी के लिए कंप्यूट हो रहा है। और 2 कॉपी अगर हम कंसिडर करें, कंसिडरिंग 2 कॉपीज, तो अब उस केस में हम क्या करेंगे बताइए। अगर मैं इसकी 2 कॉपी को कंसिडर करूं तो अब इस डिवाइस की रिलायबिलिटी कितनी होगी। अगर 1 कॉपी कंसिडर होती तो रिलायबिलिटी इतनी थी, है ना। 2 कॉपी कंसिडर करेंगे तो रिलायबिलिटी कितनी होगी, अभी हमने फॉर्मूला देखा था, क्या था, अगर मैं इसकी डिवाइस 1 की फॉर D1 या फॉर 2 कॉपीज ऑफ D1, अगर मैं 2 कॉपी यूज करूं तो जो रिलायबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी, मैं एक बार लिख के दिखा रही हूं, उसके बाद मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगी कैसे, 1 - 1 - R1 का होल स्क्वायर, ये तो आएगी 1 - R1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे को 1 में से माइनस कर दो तो क्या आया, 1 - 1 - R1, R1 कितना है 0.9 का होल स्क्वायर, ये क्या है नंबर ऑफ कॉपीज, तो ये कितना आ गया 0.9 का होल स्क्वायर, दिस इज 0.81, है ना। तो 1 - 0.81, तो इसकी रिलायबिलिटी कितनी आई देखो, तो रिलायबिलिटी इज 1 - 0.81, 1 - 0.81, कहीं कुछ गलती कर दी मैंने, 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 R1, अरे दिस इज 1 - 0.9, है ना, तो ये क्या हुआ का होल स्क्वायर, तो दिस इज 1 - 0.1 का होल स्क्वायर, 0.1 का होल स्क्वायर, तो दैट इज 1 - 0.001, दैट इज 99.99999, है ना, 0.01, दिस इज 1 - 0.01 एंड दिस इज 0.99, दिस इज 0.99, करेक्ट। तो दिस इज द रिलायबिलिटी जब हम डिवाइस 1 की 2 कॉपीज को कंसिडर कर रहे हैं। तो देखो एक बार चेक कर लेते हैं, कभी मिस्टेक हो जाए। R1 की वैल्यू है 0.9, तो 1 - 0.9 इज 0.1, 0.1 का होल स्क्वायर 0.01, और 1 - 0.01 इज 0.99, करेक्ट। तो अब इस केस में रिलायबिलिटी कितनी हो गई 0.99, 0.99 तो इसकी रिलायबिलिटी है ना, 0.99 तो इसकी रिलायबिलिटी है। और अगर मैं इसकी 2 कॉपी कंसिडर करूं तो 2 कॉपी की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 60, है ना। इन दोनों चीजों को हमें देखना है, कॉस्ट जो होगी वो कितनी आएगी 60 आएगी। तो अब देखो जरा 0.99 को 1 से मल्टीप्लाई करो, ये 0.99 ही आ गया इंटू 1, है ना, और कॉस्ट इसकी 0 थी, 2 कॉपी की कॉस्ट कितनी है 60, तो 0 + 60, इस तरह से हम ये वाला ऑर्डर पेयर कैलकुलेट करेंगे, है ना। 2 डिवाइस अगर हैं तो उनकी रिलायबिलिटी इतनी है और साथ में जो कॉस्ट है वो 60 है, तो ये ऑर्डर पेयर हमारा क्या कैलकुलेट हुआ देखो, क्या आया, दिस इज, इस तरह से लिख लेते हैं, ये आया आपका बेटा 0.99, 60, 2 ऑर्डर पेयर आ गए। तो अब हम क्या 2 से ज्यादा कॉपीज हम इस डिवाइस की ले सकते हैं, नहीं ले सकते, है ना। हमने क्या किया, डिवाइस 1 की 1 कॉपी ली तो ये आया, डिवाइस 1 की 2 कॉपीज ली तो ये आया, ये 2 ऑर्डर पेयर हमने जनरेट कर लिए। इन दोनों पेयर्स को हम जब पूरी डिवाइस के लिए एक साथ लिखेंगे तो अब हम इन्हें कंबाइन कर देंगे। अब हम क्या लिखेंगे S1 लिखेंगे। डिवाइस 1 के लिए ओवरऑल जो सॉल्यूशन आया हमारा वो क्या आया, एक तो ये आया, एक ये आया। हमेशा ध्यान रखना है रिलायबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिलायबिलिटी लिखना है। कम रिलायबिलिटी ये है, ज्यादा ये है ना। ये क्या है 0.9 का मतलब है 0.90, है ना, और ये क्या है 0.99, तो ये कम है ये ज्यादा, तो हम उसी ऑर्डर में इन्हें लिखेंगे। तो ये पहला वाला क्या है 0.9, 30, ये पहला पेयर, और दूसरा क्या आया आपका 0.99, 60, ये आपका आया दूसरा पेयर। तो ये डिवाइस 1 के लिए ये वाला काम हमने कर लिया। इसको जरा यहां पर अलग से हाईलाइट कर लेते हैं ताकि जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम इसे यहां से डायरेक्टली रीड कर लेंगे, ठीक बात है। चलो ये हो गया हमारा फर्स्ट डिवाइस के लिए, ये काम हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है सेकेंड डिवाइस के लिए कैलकुलेट करना है। यही कैलकुलेशन हम डिवाइस 2 के लिए करेंगे, है ना। डिवाइस 1 के क्या, दिस इज इफ वी कंसिडर 1 कॉपी ऑफ डिवाइस 2
and this is if we consider device 1 and if this is if we consider 2 copies of device 1. तो ये कलेक्टिव आ गया, ये एक कॉपी कंसिडर करें तो कितना होगा, ये 2 कॉपी कंसिडर करें तो कितना होगा. तो डिवाइस 1 का पूरा जो स्टेज है ये स्टेज हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया. अब इसको हम S2 कैलकुलेट करने के लिए सेकेंड डिवाइस के लिए जो कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए हम इस चीज को यूज करेंगे. तो देखो अगली वाली जो स्लाइड है उसमें डिवाइस कौन सी कैलकुलेट करेंगे. अब हम नेक्स्ट डिवाइस के लिए यही काम रिपीट करेंगे. फॉर डिवाइस, दिस इज फॉर D2. अब हम D2 के लिए काम करेंगे. ठीक बात है, D1 के लिए हमने कर लिया और D2 के लिए करने से पहले जरा यहां लिख लेते हैं. दिस इज D1, दिस इज D2, दिस इज D3 एंड दिस इज 2 3 3. ये वैल्यूज हमारे पास थी. ठीक बात है. और पुरानी वाली स्लाइड से ये वैल्यू हमें चाहिए तो इसे हम यहां पर कॉपी कर लेते हैं. इसी में S1 की जो वैल्यू थी वो कितनी आई थी हमारी, पहले आया था 0.9,30 0.9,30 एक ऑर्डर पेयर और दूसरा था 0.99,60 ये दूसरा ऑर्डर पेयर था. ठीक है, तो ये था हमारा डिवाइस 1 का फाइनल सॉल्यूशन और इससे हम अब डिवाइस 2 निकालेंगे. ठीक बात. चलो अब डिवाइस 2 के लिए देखते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, S21. S21 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड डिवाइस की 1 कॉपी अगर हम इंक्लूड करते हैं तो क्या सॉल्यूशन बनेगा. मन निकालिए जरा. अब हमारे पास क्या है, 2 ऑर्डर पेयर हैं, दोनों से हमें मल्टीप्लाई और ऐड करना पड़ेगा, है ना. डिवाइस 2 की जो रिलायबिलिटी है वो कितनी है, 0.8. ठीक बात है. एक कॉपी अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0.8 में 0.9 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो देखिए 0.9 इंटू 0.8 कितना हो गया, दिस इज 0.72, है ना. 0.8 उसकी रिलायबिलिटी है, 0.9 यहां पर है तो क्या हुआ 0.72 लिख दिया हमने. 30 इसकी कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट कितनी है 15, तो दोनों को ऐड करके क्या बना 45. तो इसका मतलब इस ऑर्डर पेयर के लिए हमने काम कर लिया. अब हमें नेक्स्ट ऑर्डर पेयर के लिए काम करना है, इस वाले के लिए करना है. तो इसके लिए भी यही काम करेंगे. क्या देखो 0.8 मल्टीप्लाई 0.99 क्या आया 0.79, 60 कॉस्ट पहले से प्रेजेंट है. अगर इसकी एक डिवाइस और इंक्लूड करते हैं तो कितना होगा 60 प्लस 15 75. ठीक है, ये 2 ऑर्डर पेयर मेरे जनरेट हुए. कब, जब मैंने डिवाइस 2 की एक कॉपी को इंक्लूड किया. आई हैव इंक्लूडेड 1 कॉपी ऑफ डिवाइस 2. ठीक बात है बेटा. चलिए इतना काम हो गया. अब अगला क्या है मेरा कि इनमें देख लेते हैं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सब सही चल रहा है. अभी तक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आगे एक एक करके ऑब्जर्व करके बताऊंगी. एक और आपको याद रखना है, कभी भी जब भी आप ये ऑर्डर पेयर कैलकुलेट करें ना तो कैलकुलेट करने के बाद ये चेक करो कि जैसे अगला ऑर्डर पेयर जनरेट होता है तो देखो रिलायबिलिटी इंक्रीज हो रही है. देखो 0.72 से 0.79 हो रही है, साथ साथ कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है. ये देखते रहना है. अगर सिस्टम की रिलायबिलिटी इंक्रीज हो रही है मतलब आपने उसमें कोई कॉपी ऐड करी है, कोई डिवाइस ज्यादा परचेज करी है. ऐसा नहीं हो सकता कि कॉस्ट कम हो जाए रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां हम जो मल्टीपल कॉपीज हैं उसके थ्रू रिलायबिलिटी मेंटेन कर रहे हैं. तो कोई भी ऑर्डर पेयर अगर ऐसा आएगा ना कि रिलायबिलिटी तो बढ़ रही है लेकिन कॉस्ट कम हो रही है तो फिर उसमें ज्यादा कॉस्ट वाले को हम डिस्कार्ड कर देंगे. अभी देखेंगे आगे हमें ऐसे ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे. ठीक है, पहला वाला हमने ये देख लिया. अब हम S2 कैलकुलेट करते हैं. सेकेंड डिवाइस के लिए 2 कॉपीज का केस लेंगे. ठीक है, सबसे पहले इसकी रिलायबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं. अगर हम 2 कॉपीज निकालते हैं फॉर 2 कॉपीज ऑफ D2, डिवाइस 2 की 2 कॉपी अगर मैं ले रही हूं, एक की जो रिलायबिलिटी है वो है 0.8, है ना. 2 कॉपी अगर हम इंक्लूड करेंगे तो कितनी रिलायबिलिटी आएगी 1 माइनस 0.8 का होल स्क्वायर, है ना. तो क्या मतलब 1 माइनस ये क्या है 0.2 का होल स्क्वायर. इसका मतलब क्या हुआ 1 माइनस 0.04, दिस इज 1 माइनस 0.04, तो दैट मीन्स दिस इज 0.96, है ना. दिस इज 0.96. तो इसका मतलब इसकी जो रिलायबिलिटी आई, अगर मैं 2 डिवाइस लूं, एक बार और देख लेते हैं, 0.8 और 2 कॉपी ली मैंने, तो 2 कॉपी यहां मैंने कंसिडर की. दिस इज 0.2 का होल स्क्वायर 0.04, 1 माइनस 0.04 इज 0.96. तो इसकी रिलायबिलिटी कितनी आई
0.96 और कॉस्ट कितनी आई मेरी, अगर मैं इसकी 2 डिवाइस कंसिडर करने लगूं तो कॉस्ट ऐड होगी 30। ठीक है, ये 2 वैल्यूज मुझे यहां पर यूज करनी है, तो चलो इसे लगाते हैं। इसी से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड डिवाइस करना है इसी से, हर बार S1 के लिए जो वैल्यूज आई उसके लिए हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कितनी कितनी आई रिलायबिलिटी, 0.96। देखिए इसकी रिलायबिलिटी आई मेरी 0.96 मल्टीप्लाई 0.9 क्या आया, 0.86 कॉमा, कॉस्ट कितनी थी 30, अब कॉस्ट कितनी है 30, तो कॉस्ट आई मेरी 60। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कॉस्ट 60 है। चलिए अब देखिए अगला, नेक्स्ट कैलकुलेट करना है, 0.96 में मल्टीप्लाई करो 0.99, अगले वाले के लिए 0.99 कितना आ गया, 0.95 कॉमा, जो कॉस्ट आई वो कितनी आई 60 प्लस 30 कितनी आई 90 आई कॉस्ट। ठीक है, अब देखो ये जो ऑर्डर पेयर है, देखो यहां पर क्लियरली ये मुझे नजर आ रहा है कि इसकी कॉस्ट, अगर मैं इस ऑर्डर पेयर को कंसिडर करूं तो इसकी जो टोटल कॉस्ट है, देखो इंपॉर्टेंट चीज है ये क्या, ये जो ऑर्डर पेयर है इसको हम यहीं पर डिस्कार्ड कर देंगे, इसे हम फर्दर कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं मान लो डिवाइस 1 की कॉपी मैंने इंक्लूड की, उसके बाद डिवाइस 2 इंक्लूड करने के बाद मेरे पास 90 बचा, डिवाइस 3 की बताना जरा कितनी है, डिवाइस 3 की जो कॉस्ट है वो कितनी है 20, तो मतलब 90 में 20 ऐड करने पर एटलीस्ट एक कॉपी तो मुझे परचेज करनी है ना डिवाइस 3 की। तो क्या 90 तक, डिवाइस 2 तक 90 का खर्चा हो चुका, तो क्या मेरे पास इतना सफिशिएंट अमाउंट बचा कि मैं डिवाइस 3 की एक भी कॉपी परचेज कर लूं, नहीं बचा। इसका मतलब ये वाला जो ऑर्डर पेयर है इसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो ये जो कॉस्ट है इसमें लिख सकते हैं आफ्टर पेंडिंग $90 up to first 2 devices, we are having insufficient amount of money to purchase at least 1 copy of D3. So we will discard this ऑर्डर पेयर, है ना। तो हमने क्या किया, देखो इससे आगे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे आगे हम जाएंगे तो अननेसेसरी कॉस्ट जो है वो हमारे मीट आउट नहीं हो पाएगी। तो यहां पर सिर्फ हम इसके साथ ही प्रोसीड करेंगे, इस वाले को मैंने इस स्टेप पर डिस्कार्ड कर दिया। ठीक, अब जरा इसी की मैं एक कॉपी बना लूं और इसी के ऊपर हम अभी फर्दर काम करेंगे। चलिए बेटा, ठीक बात है, चलिए ये काम कर लिया हमने। अब देखो, तो मैंने ये चीज वहां लिख के छोड़ दी है, ये मैंने यहां लिख के छोड़ दिया। अब अगले स्टेप में ये देखो ये है यहां पर, और अब हम क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड जरा मैं इसको सही करती हूं। हाँ बेटा देखो, तो ठीक है इतना हो गया हमारा। अब क्या हुआ, अब हमें क्या करना है, ये हमें समझ में आ गया कि ये वाला जो ऑर्डर पेयर है ये हमने कंसिडर नहीं करना। मैंने इसके पुरानी वाली जो स्लाइड है, इस स्लाइड में ये जो टेक्स्ट है ये लिख के छोड़ दिया है यहां पर, तो आप यहां से आपको ये नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, इस ऑर्डर पेयर को हमने कंसिडर नहीं किया और इसके बिना ही हम अब आगे बढ़ जाएंगे। चलिए देख लेते हैं अब क्या हुआ। तो अब मेरे पास जो डिवाइस 2 है इसकी कितनी कॉपीज हो सकती थी मैक्सिमम, 2 कॉपी मैक्सिमम, 3 कॉपी मैक्सिमम हो सकती थी। तो इसका मतलब अभी एक कॉपी के लिए हमें और फाइंड आउट करना है। तो फिर दोबारा फाइंड आउट करते हैं, S2 की 3 कॉपी अगर मैं कंसिडर करूं तो क्या होगा, दिस इज फॉर 3 कॉपीज ऑफ D3।
D3 की 3 कॉपीज अगर मुझे इंक्लूड करनी है, ठीक है। D3 की रिलायबिलिटी कितनी है? 0.5, सॉरी D2, दिस इज फॉर 3 कॉपीज ऑफ D2। D2 की कितनी रिलायबिलिटी है मेरे पास? 0.8, है ना। तो क्या निकालें? 1 - 0.8 का कितनी कॉपीज हमने कंसिडर करनी है? 3 कॉपीज कंसिडर करनी है, तो होल क्यूब, है ना। क्या आया? 1 - 0.2 का होल क्यूब, तो दिस इज इक्वल टू 1 - 0.008। तो ये क्या आया हमारा? 0.992। ठीक बात है, ये रिलायबिलिटी आ गई मेरी। तो अब हमें क्या करना है? कंप्यूट। इस वाली स्टेज में सबसे पहले कौन से ऑर्डर पेयर हैं? S1 के ये वाले हैं, है ना। 0.992 को 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.992 मल्टीप्लाइड बाय 0.9, ये आया आपका 0.89, 30 इसकी कॉस्ट यहां थी। और अगर मैं 3 डिवाइसेस इसकी कंसिडर करूं तो इसकी 3 डिवाइसेस कितनी लेंगी? 45। कॉस्ट जो होगी वो कितनी होगी? 45। तो यहां पर 3 डिवाइसेस की 45 प्लस 30 कितनी कॉस्ट होगी? 75। एक ऑर्डर पेयर तो ये आ गया मेरा। अगला ऑर्डर पेयर कितनी है? 0.992 को 0.99 से फिर मल्टीप्लाई करो। क्या आया? 0.992 मल्टीप्लाइड बाय 0.9, दिस इज 0.89 अगेन, 0.99। 0.992 multiplied by 0.99 is 0.98, कॉमा, और कॉस्ट कितनी है? 60 प्लस 45 कितनी हो गई? 105। ये लो, ये क्या हो गया? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों भाई? इसे हम कैसे कंसिडर करेंगे? दिस ऑर्डर पेयर इज नॉट कंसिडर्ड। वाई? बिकॉज 105 जो कॉस्ट है, देर इज नो सफिशियंट, नो या इनसफिशियंट amount to purchase even a single copy of D3। भाई D2 जो डिवाइस 2 है उसी की अगर आपने खरीदते खरीदते $105 आपने यूटिलाइज कर लिए, तो बची हुई डिवाइस 3 की एटलीस्ट एक कॉपी तो आपको इंक्लूड करनी है। उसके लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं आपने, तो इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर जो है वो कंसिडर नहीं होगा, खत्म हो गया, है ना। तो अब क्या करें? तीनों डिवाइस की कॉपीज हमने कंसिडर कर ली। D2 की 1 कॉपी, D2 की 2 कॉपी, D2 की 3 कॉपी, तीनों के लिए हमने काम कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे? इन तीनों को कंबाइन करके इस स्टेज का रिजल्ट निकालेंगे। तो बताओ, H2 मतलब डिवाइस 2 के लिए कौन कौन से ऑर्डर पेयर आए? सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो रिलायबिलिटी के। सबसे पहले कौन सा आया? 0.72, 45। दूसरा है 0.79, 75। तीसरा है 0.86, 60। और फिर चौथा है 0। ठीक बात है। पहले ये दोनों आए, फिर ये आया, फिर ये आया। ये है 0.89, 75। ये 4 ऑर्डर पेयर मेरे पास आ गए। अब हमें क्या देखना है कि भाई एक चीज ध्यान से रखनी है, जैसे जैसे रिलायबिलिटी बढ़ रही है कॉस्ट भी बढ़नी चाहिए। 0.72 से रिलायबिलिटी 0.79 हो गई, रिलायबिलिटी बढ़ी, कॉस्ट भी बढ़ गई, 45 से 75 हो गई। अब यहां गए, रिलायबिलिटी 0.79 से 0.86 हो गई, कॉस्ट कम हो गई। ये प्रॉब्लम है। इन ऑर्डर पेयर के बीच में क्या हुआ? रिलायबिलिटी बढ़ी है, लिख दो, इफ reliability increases then cost should also increase, otherwise the order pair with higher cost is not considered। इसका मतलब क्या है? ये दो हैं, इनमें से इसकी रिलायबिलिटी बढ़ गई लेकिन कॉस्ट कम हो गई। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑर्डर पेयर है जिसकी कॉस्ट ज्यादा है
उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो इस पर्टिकुलर स्टेज की फाइनल जो ऑर्डर पेयर जितने भी जनरेट हुए उनमें से फाइनल सेट में कौन से गए, S2 को अगर मैं फाइनली लिखूं तो उसमें क्या क्या मिला मुझे, 0.72 कॉमा 45 पहला ऑर्डर पेयर। दूसरा ऑर्डर पेयर है मेरा 0.86 कॉमा 60, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर पेयर। एंड द थर्ड वन इज 0.89 मल्टी कॉमा 75। अब हम देख रहे हैं जैसे जैसे रिलायबिलिटी बढ़ रही है कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो ये इस स्टेज का ये मेरा ये वाला रिजल्ट आ गया। दिस इज द रिजल्ट ऑफ, दिस इज द रिजल्ट फॉर स्टेज 2, है ना, स्टेज 2 का ये रिजल्ट है। इसको यहां पर हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि इसी रिजल्ट को हम स्टेज 3 में यूज करेंगे। यही रिजल्ट हमारा स्टेज 3 में काम आएगा। चलो इतना काम हो गया। अब देखिए तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं एक कॉपी कंसिडर करूं D2 की तो ये होगा, दो कॉपी कंसिडर करूं तो इतनी कॉस्ट और रिलायबिलिटी होगी, और तीन कॉपी अगर कंसिडर करूं तो इतनी कॉस्ट और रिलायबिलिटी होगी। इस हिसाब से ये सेकंड स्टेज का ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी मुझे मिल गया। अब फॉर डिवाइस D3 हमें इसी काम को डिवाइस D3 के लिए रिपीट करना है। अगेन दिस पर्टिकुलर थिंग हैज टू बी रिपीटेड। ठीक बात है। चलिए मुझे लगता है इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी। फॉर डिवाइस 3 अब हम डिवाइस 3 के लिए काम करेंगे, और डिवाइस 3 के लिए जब हम काम करेंगे तो जो हमारे इनपुट्स होंगे वो कौन से होंगे, F2। जो फाइनल F2 के ऑर्डर पेयर आए हैं उनके ऊपर ही हमें काम करना है ना। क्या ऑर्डर पेयर आए, पहला 7.72 45, फर्स्ट इज 0.72 कॉमा 45, सेकेंड इज 0.86 एंड 60, 0.86 and 60, and the third one is 0.89 comma 75। ये आपके ऑर्डर पेयर आए दो डिवाइसेस की, मैक्सिमम जब हमने सेचुरेट की उसके बाद ये फाइनल वैल्यूज हमारे पास जनरेट हो गई। ठीक है, ये है डिवाइस 1, डिवाइस 2 और डिवाइस 3, और ये इनकी सी जो वैल्यूज थी अपर बाउंड ये हमने अभी 233 कैलकुलेट किए थे। ठीक बात है बेटा। चलो अब डिवाइस 3 के लिए काम करते हैं। डिवाइस 3 की एक कॉपी अगर मुझे इंक्लूड करनी है तो हम कैसे लिखेंगे, S3 1 कॉपी, है ना, थर्ड डिवाइस 1 कॉपी। अगर मुझे इंक्लूड करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेट बनाना है मुझे। सेट में पहला ऑर्डर पेयर क्या है, 0.72 और 45। इसकी रिलायबिलिटी मेरे पास कितनी है, इसे कंप्यूट कर लेते हैं। चलिए रिलायबिलिटी जो डायरेक्ट है, एक कॉपी अगर हम डालेंगे तो रिलायबिलिटी एज इट इज यूज होगी 0.5, एक कॉपी की 0.5 है ना। तो निकालो 0.5 मल्टीप्लाइड विद 0.72 रिलायबिलिटी आई 0.36, 0.36 कॉमा। अब ये जो आपका कॉस्ट है, ये कॉस्ट कितनी है आपकी 45, और इसकी कॉस्ट कितनी है आपकी 20। थर्ड डिवाइस की एक कॉपी की कॉस्ट है 20, तो आप क्या लिखेंगे 45 प्लस 20 मतलब 65। ये आपने इसकी कर दी। ठीक है, अब अगले वाले के लिए देखो, इस वाले ऑर्डर पेयर के लिए फाइंड आउट करेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो 0.5 मल्टीप्लाइड विद 0.86, 0.5 multiplied with 0.86, this is 0.43, this is reliability। और कॉस्ट कितनी आई 60 प्लस 20, कॉस्ट इज 80। चलिए अब अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट इज 0.5 इंटू 0.89, 0.89, तो दिस इज 0.44 और 0.75 प्लस 20, 75 प्लस 20 कितना हो गया 95। तो ये इसके ऑर्डर पेयर हमारे आ गए अगर हमने सिर्फ एक डिवाइस को कंसिडर किया। ठीक है, अब इसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे रिलायबिलिटी बढ़ रही है कॉस्ट भी बढ़ रही है, रिलायबिलिटी बढ़ रही है कॉस्ट भी बढ़ रही है। ठीक बात है। तो हमने 1 कॉपी के लिए डिवाइस 1 को डिवाइस 3 को कैलकुलेट कर लिया। अब हम सेकेंड कॉपी के लिए डिवाइस 3 को कैलकुलेट करते हैं। ठीक बात है। जब हम सेकेंड कॉपी के लिए बेटा इसी काम को एग्जैक्टली रिपीट करेंगे तो सेकेंड कॉपी में क्या फर्क पड़ जाएगा, कैसे होगा, आप सबसे पहले इसकी रिलायबिलिटी कैलकुलेट करिए, है ना। रिलायबिलिटी फॉर 2 कॉपीज
ऑफ D3 की अगर 2 कॉपीज में कंसिडर करूं तो कितनी रिलायबिलिटी आएगी? तो कितनी आएगी बताओ? 1 माइनस रिलायबिलिटी कितनी है? 0.5 का होल स्क्वायर, है ना? कितनी आ गई ये? 1 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हुआ? 1 माइनस 0.25, तो दैट इज 0.25, ये मेरी 0.75, ये मेरी रिलायबिलिटी हुई। और जो कॉस्ट हुई वो कितनी है? 2 डिवाइसेस अगर मैं लूं तो कॉस्ट आएगी मेरी 40। ठीक है, इसके हिसाब से मुझे कंप्यूटेशंस करने हैं, इसके हिसाब से। तो देखो 2 डिवाइस अगर मैं इंक्लूड करूं तो मेरी 0.75 मल्टीप्लाइड विद 0.72 इस ऑर्डर पेयर के लिए 0.72 क्या आया? 0.54। ठीक है, अब देखो रिलायबिलिटीज कम आ रही है कंपैरेटिवली। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम डिवाइसेस कंसिडर करते जाएंगे ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ चल रहे हैं। 0.54 कॉमा यहां क्या है? 45 प्लस 40 कितना हुआ? 85। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 105 के अंदर अंदर है। ठीक, चलो अगली वाली देखो। 0.86 से मल्टीप्लाई करो 0.75 को, तो 0.75 को 0.86 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.64 कॉमा 60 ऑलरेडी है इसकी कॉस्ट, और हमने ऐड कर दी 40, तो कितनी हो गई ये? 100। 60 प्लस 40 कितना हुआ? 100 हो गया। चलो अब थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड से मल्टीप्लाई करने के लिए 0.89 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 0.6675। 0.66 आ गया, और फिर आ गया आपका 75 ये है और 40 ये है, तो 75 प्लस 40 कितना हुआ? 75 प्लस 25 ही 100 हो गया, तो ये तो भैया मोर हो गया, है ना? दिस इज 75 प्लस 40, तो ये वाला जो ऑर्डर पेयर है, इस ऑर्डर पेयर को तो हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि जो टोटल कॉस्ट है दिस इज ग्रेटर देन 105, तो सो दिस इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट कंसिडर। ठीक बात है, तो ये वाला ऑर्डर पेयर हमने यहीं से रिमूव कर दिया, इसको हम फर्दर कंसिडर नहीं करेंगे। बाकी बचे हुए में देख लेते हैं, जैसे रिलायबिलिटी बढ़ रही है कॉस्ट भी बढ़ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो एक ऑर्डर पेयर हमने साथ के साथ रिमूव कर दिया। ये कौन सा केस हुआ? जब हम थर्ड डिवाइस की 2 कॉपी कंसिडर कर रहे हैं, तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके 3 ऑर्डर पेयर जनरेट किए, 2 रह गए, 1 चला गया। ठीक, अब हम थर्ड डिवाइस की तीनों कॉपीज इंक्लूड करेंगे। अब अगर मैं थर्ड डिवाइस की तीनों कॉपीज इंक्लूड करूं फॉर 3 कॉपीज ऑफ D3, तो क्या होगा? 1 माइनस आर की वैल्यू है 0.5 का होल क्यूब, 3 कॉपीज अगर लेंगे तो 1 माइनस 0.5 का होल क्यूब, ये क्या आएगा? 1 माइनस 0.5 का होल क्यूब, तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 5 5 25। लिख लेते हैं इसको, देख लेते हैं, 1 सेकंड वेट करें। ये आया बेटा आपका 0.125 है ना? 0.125, तो 1 माइनस 0.125 इज 0.875। 1 माइनस 0.125 इज 0.875। ये तो हुई इसकी रिलायबिलिटी। और कॉस्ट कितनी हुई इसकी? अगर मैं इसकी 3 डिवाइस कंसिडर करूं तो क्या होगा? 60 इसकी कॉस्ट यहां से आ जाएगी, तो बहुत ज्यादा कॉस्ट है ना? तो इसका मतलब पहले कम होनी चाहिए, तभी इसकी 3 डिवाइसेस इंक्लूड हो सकती हैं, क्योंकि मैक्सिमम 3 डिवाइसेस हैं, तीनों के लिए फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो अब देखो, तो ये आपकी रिलायबिलिटी आई 0.75 और कॉस्ट जो आई वो आई आपकी 60। ठीक, चलो अब इससे यहां से हम इसको एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखो, इसकी जो पहली वाली कॉस्ट है कितनी? 0.875, इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या है? 0.87 मल्टीप्लाइड विद 0.72, फर्स्ट वाले के लिए 0.72 क्या आया? 0.62, तो दिस इज 0.62 कॉमा कॉस्ट थी 45 प्लस 60 105। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि लास्ट डिवाइस की लास्ट कॉपी की बात कर रहे हैं, 105 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्योंकि इसके बाद हमें कोई डिवाइस ऐड नहीं करनी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद इसकी कॉस्ट कितनी है? अब सेकंड वाले ऑर्डर पेयर से ये काम करना है हमें। 0.87 को मल्टीप्लाई करना है 0.86 के साथ, तो ये आया 0.74। ठीक, और कॉस्ट कितनी आई? 60
प्लस 60, ये कितनी हो गई भाई? ये तो हो गई 120। तो इसका मतलब ये तो हम कंसिडर करेंगे नहीं। आगे और देख लेते हैं, है ना। आगे भी मुझे लगता है ज्यादा ही आ सकता है। आगे देखते हैं। अब अगला है आपका 0.89 से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। 89 तो वो आया 0.77, कॉमा कॉस्ट कितनी है? 75 प्लस 60, ये भी ज्यादा आ गया। 75 प्लस 60, ये भी 105 से ज्यादा निकल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों भी हमने कंसिडर नहीं किए, है ना। क्योंकि जो टोटल कॉस्ट है, ये जो टोटल कॉस्ट है ये 105 से ज्यादा आ रही है। दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 105, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 105। तो देखो ये दो ऑर्डर पेयर भी हमने डिस्कार्ड कर दिए। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इन्हें कंबाइन कर लेते हैं। क्या डिवाइस 3 में अब हम 3 से ज्यादा कॉपी ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अब इसको डिवाइस 3 को कंबाइन करो। डिवाइस 3 के लिए जो पेयर मिले हमें, उन्हें फाइनली लिखेंगे और इंक्रीजिंग रिलायबिलिटी के लिए लिखेंगे, है ना। कितने हैं मिले? 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर पेयर हमें मिले। हम इनको इंक्रीजिंग रिलायबिलिटी के ऑर्डर में चेक करेंगे। लिखते हैं चलिए। 0.36, पहला। दूसरा है 0.43, 80, दूसरा। तीसरा है 0.44, 95। चौथा है 0.54, 85। फिर इसके बाद 0.64 मिला, ये 62 है ना। 62, हाँ ये 62 है। तो इसको पहले चेक करो, पहले लिखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो ये क्या है? 0.62, 105। और फिर इसके बाद है आपका 0.64, 100। ये ऑर्डर पेयर्स आपको इस स्टेज पर मिले। 6 ऑर्डर पेयर मिले। अब चेक कर लेते हैं क्या रिलायबिलिटी सारे सही हैं, सारे कंसिडर करें, या इसमें कहीं कोई ऑर्डर ऐसा है जिसको हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। रिलायबिलिटी बढ़ी, कॉस्ट बढ़ी, ठीक है। रिलायबिलिटी बढ़ी, कॉस्ट बढ़ी। रिलायबिलिटी इंक्रीज हुई, कॉस्ट डिक्रीज हो गई। रिलायबिलिटी इंक्रीज हुई, कॉस्ट डिक्रीज हो गई। पहले वाला जो था उसको कर दो डिस्कार्ड। देखो जब हमने आप इसको अरेंज किया तो देखो 0.44 से रिलायबिलिटी बढ़ के 0.54 हो गई, लेकिन कॉस्ट जो थी वो कम हो गई, तो ये डिस्कार्ड हो गया। डोमिनेंस रूल लगा दिया, ठीक है। अब इस पे देखो 0.54 से 0.62 रिलायबिलिटी बढ़ी, लेकिन कॉस्ट भी बढ़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों को देखो, रिलायबिलिटी बढ़ी लेकिन कॉस्ट कम हो गई, तो इसका मतलब इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना। ये दोनों ऑर्डर पेयर हमारे यहां से हट गए। तो जो फाइनल सेट आया S3 का, वो क्या आया? ये आया पहला 0.36, 65। दूसरा आया 0.43, 80। तीसरा आया 0.54, 85। और चौथा आया 0.64, 100। ठीक बात है। ये हमारे फाइनल जो जो रिजल्टिंग वैल्यूज हैं, वो रिजल्टिंग वैल्यूज हमारी ये जनरेट होके आ गई। चलो पहले इसको हम अलग से सेपरेट कर देते हैं। ये हमारा S3 का सॉल्यूशन है, मतलब लास्ट स्टेज पर हमारा ये वाला सॉल्यूशन जनरेट हुआ। ठीक। अब देखो बेटा, यहां तक काम कर चुके हम। अब क्या इसके बाद और कोई डिवाइस कंसिडर करनी है? नहीं। तो मैक्सिमम रिलायबिलिटी हमें कितनी मिल रही है? तीनों डिवाइस जब हम कंसिडर कर चुके, तो जो मैक्सिमम रिलायबिलिटी हमें मिली वो कितनी मिली? दिस इज द मैक्सिमम रिलायबिलिटी वी आर अचीविंग। दिस इज 0.64 इज द मैक्सिमम रिलायबिलिटी जो हमें मिली। और कॉस्ट क्या है उसमें? 100। मतलब $100 के अंदर अंदर हम तीनों डिवाइसेस परचेज करेंगे, और मैक्सिमम रिलायबिलिटी इस सिस्टम की 0.64 हो सकती है। इससे ज्यादा रिलायबल इसकी रिलायबिलिटी हमें नहीं मिल रही। अब हमें ये चेक करना है कि ये रिलायबिलिटी हमें कैसे मिली, मतलब हमने कौन सी डिवाइस की कितनी कॉपीज इंक्लूड करी हैं, है ना। इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये जो ऑर्डर पेयर है जो मैक्सिमम रिलायबिलिटी हमें दे रहा है, अब ऊपर की तरफ देखेंगे सॉल्यूशन देखने के लिए, इसने हमें मैक्सिमम रिलायबिलिटी दी, है ना। ये मैक्सिमम रिलायबिलिटी हमें कहां मिली थी? सबसे पहले ये ऑर्डर पेयर कहां जनरेट हुआ था? सबसे पहले ये जो ऑर्डर पेयर था ये यहां जनरेट हुआ, यहां जनरेट हुआ। ठीक बात है। देखो सबसे पहले ये ऑर्डर पेयर यहां जनरेट हुआ। कब जनरेट हुआ? जब थर्ड डिवाइस की 2 कॉपी हमने इंक्लूड की,
तब ये ऑर्डर पेयर जनरेट हुआ। इसका मतलब थर्ड डिवाइस की 2 कॉपी हमने फाइंड आउट कर ली। दैट मीन्स थर्ड डिवाइस की 2 कॉपी, D3 की 2 कॉपी मिली, तब हमें ये मिला। तो इसका मतलब इस ऑर्डर पेयर को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कब पहली बार मिला, जैसे हम हर बार डायनेमिक प्रोग्रामिंग में करते हैं, है ना। तो इसका मतलब थर्ड डिवाइस की 2 कॉपी इंक्लूड करने पर पहली बार 0.64 की रिलायबिलिटी मुझे मिली थी, तो यहां से थर्ड डिवाइस की नंबर ऑफ कॉपीज मुझे मिल गई। अब मुझे देखना है कि ये 0.64 कहां से आया था। जब मैंने 2 कॉपीज की रिलायबिलिटी को मल्टीप्लाई किया था, तो कौन से वाले ऑर्डर पेयर से मल्टीप्लाई किया था? इस वाले ऑर्डर पेयर से मल्टीप्लाई किया था। सेकंड ऑर्डर पेयर है ना, फर्स्ट से ये मिला था मुझे, सेकंड से मल्टीप्लाई करने पे ये मिला था। तो इसका मतलब इस वाले ऑर्डर पेयर से मैंने मल्टीप्लाई किया था, तब मुझे ये ऑर्डर पेयर मिला था। 0.86 वाले से मैंने इसे मल्टीप्लाई किया था। तो अब जरा पीछे जाके देखते हैं कि ये 0.86 क्या था? 0.8660, है ना। ये था 0.8660, यहां इसको हाईलाइट नहीं करते, ये है 0.860, है ना। ये मुझे कहां मिला? सबसे पहले 0.860 मुझे यहां मिला, यहां मिला, यहां मिला। सबसे पहले ये 0.86,60 मुझे यहां मिला। कब? जब मैंने सेकेंड डिवाइस की भी 2 कॉपीज को इंक्लूड किया। इसका मतलब डिवाइस 2 की भी मुझे 2 कॉपी ही इंक्लूड करनी है। D2 के लिए भी मैंने फाइंड आउट कर लिया, D2 की 2 कॉपीज। ठीक है, कॉपीज हम यहां पर लिख देते हैं, D3 की 2 कॉपीज, 2 कॉपीज ऑफ D3, है ना। ऐसे ही इधर भी D2 की भी 2 कॉपीज हमने देख ली। ठीक है, अब देखो ये कहां मिला? जब मैंने D2 की 2 कॉपीज इंक्लूड की। ये ऑर्डर पेयर जनरेट कब हुआ था? यहां से, है ना। फर्स्ट फर्स्ट वाले ऑर्डर पेयर से मल्टीप्लाई करके जनरेट हुआ था। इसका मतलब इस वाले ऑर्डर पेयर को हमने कंसिडर किया था S1 के। तो अब S1 पे चलते हैं। तो S1 के कौन से वाले ऑर्डर पेयर को कंसिडर किया हमने? 0.930 वाले को, है ना। 0.930 S1, इसे हमने कंसिडर किया। 0.930 वाले को मैंने यहां पर कंसिडर किया। और पीछे चलते हैं, इस वाले को मैंने कंसिडर किया। ये मुझे कहां से मिला? S1, ये देखो कहां पहली बार आया? 0.930, यहां आया, यहां आया पहली बार। और कंप्यूट होके कब आया? जब मैंने डिवाइस 1 की 1 कॉपी ली थी, तब ये पहली बार जनरेट हुआ था। तो इसका मतलब 1 कॉपी D1 इज इक्वल टू 1 कॉपी डिवाइस 1 की 1 कॉपी मैंने यूज करनी है। D1 की 1 कॉपी मैंने इंक्लूड करनी है। तो मेरा जो फाइनल सॉल्यूशन है, देखो पीछे से आगे तक हम चले, जहां जहां से वो हमें ऑर्डर पेयर पहली बार मिले, जैसे 0-1 एब्स्ट्रैक्ट में करते थे कि ये प्रॉफिट मुझे किस स्टेज में मिला, तो ये पर्टिकुलर वैल्यूज जो ये ऑर्डर पेयर जनरेट हुए, ये कब जनरेट हुए, बस ये आइडेंटिफाई करना है। तो इसका मतलब जो मेरा फाइनल सोल्यूशन आया, उस फाइनल सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? फाइनल सोल्यूशन क्या बना मेरा? D1, D2 और D3। D1 की 1 कॉपी, D2 की 2 कॉपीज और D3 की भी 2 कॉपीज। अगर हम ये इंक्लूड करते हैं, तो जो हमारा प्रॉफिट है, जो ओवरऑल रिलायबिलिटी है, वो मैक्सिमम रिलायबिलिटी हमें कितनी मिल रही थी? मैक्सिमम रिलायबिलिटी हमें मिल रही है 0.64। इसका मतलब 64% रिलायबल सिस्टम वी कैन अचीव, है ना। अब जरा ये देख लेते हैं कि क्या ये जो मेथड हमने लगाया, इस मेथड ने टोटल रिलायबिलिटी को कुछ इंक्रीज किया या उतनी ही रिलायबिलिटी है? ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है ना। ये 2 3 3 था। अब पहले ये देख लेते हैं कि इस सिस्टम की अगर हम मल्टीपल कॉपीज नहीं रखते, सिंगल कॉपीज रखते हैं, तो टोटल रिलायबिलिटी कितनी है? टोटल रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम विद सिंगल कॉपीज फॉर ऑल डिवाइसेस। अगर मैं सारी डिवाइसेस की सिर्फ एक एक कॉपी ही कंसिडर करूं,
तो इसकी ओवरऑल रिलायबिलिटी कितनी है, पाई ऑफ आर आई, ये हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके है ना। सबकी रिलायबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, करो मल्टीप्लाई, तो क्या आएगी आपकी, ये आएगी 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.5। इसका मतलब सिर्फ 36% आपका जो सिस्टम है वो रिलायबल था अगर आपने एक एक कॉपी जनरेट की थी, और दिस रिलायबिलिटी हैज बीन इंप्रूव्ड टू 64%। it has been improved to 64%. This is improved to 64% if we take these many copies of these particular devices. So this is all about your reliability design problem. तो इसमें क्या हुआ कि आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं, उसकी कितनी कॉपीज आप ले सकते हैं ताकि आप ओवरऑल सिस्टम की जो रिलायबिलिटी है उसको मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है बेटा, तो इसको ध्यान से देखना है। अभी तक एकेटीयू में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं मिला, जो मैंने क्वेश्चन पेपर देखे हैं। अभी आप इसको पढ़ें, बहुत इजी कंसेप्ट है। इनकेस अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आप इजीली रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू।